हाय स्टूडेंट, आप लोग का फिर से मैं संतोष प्रजापति इस रामनगर सिंह पीजी कॉलेज चिड़ियापुर गाँव में स्वागत करता हूँ। आज हम फिर हिंदी सेकेंड सेमेस्टर अध्याय 3 को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें जिसका नाम पहले से आपको अवगत करा दिया गया है, गद्य पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना। ये गद्य किससे कहते हैं, गद्य की विशेषता क्या है, गद्य किस शब्द से बना है, इन सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ। और ये वाचन शिक्षण के उद्देश्य, मैंने वाचन के बारे में बताया था, पठन के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हम वाचन के बारे में बताएंगे कि वाचन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वाचन का समझने का महत्व ये होता है कि वाचन का मतलब है बोलना, ठीक है। वाचन का मतलब होता है पढ़ना पढ़ाना। तो कक्षाओं में हम जब जाते हैं कि प्राइमरी स्तर में बच्चे में हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो हम जो है स्तर आप जानते हैं 3 स्तर है, प्राइमरी स्तर, प्राथमिक स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग की चर्चा जो होगी वह प्राथमिक स्तर में होगी, क्योंकि बीटीसी का जो लेवल है प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हमें उन्हीं स्तर के बच्चों के बारे में सोचना है, उच्च स्तर के बारे में बच्चों के बारे में नहीं सोचना है। तो वाचन शिक्षण उद्देश्य देखते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, आप पढ़ाएंगे भी। तो उसमें देखेंगे प्राथमिक कक्षाओं में हम जाते हैं 2, 3, 4, 5 में जाते हैं, तो टीचर हो चाहे अध्यापिका हो चाहे अध्यापक हो, उन लोग जो है हमें पुस्तकों का अवलोकन कराते हैं कि आप पुस्तक को पढ़ो, पुस्तक को पढ़ो। क्यों पढ़ाते हैं, क्यों वाचन कराते हैं, उसके अंदर के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या ढूंढते हैं, ये चीज़ आपको करना है। आप लोग टीचर जब घर के जाएंगे, उसे प्रशिक्षण लगता है, कक्षाओं में जाते हैं, विद्यालय चूज करते हैं, तो आपको वाचन क्यों करना चाहिए, ये प्रशिक्षण आपको बताया जा रहा है कि क्यों कराते हैं, उसमें क्या टीचर ढूंढता है, ठीक है। तो ये चीज़ें 5 उद्देश्य हैं। 5 उद्देश्य मैंने छोटा छोटा करके लिखा हूँ, नीचे जरा नीचे और आकर से मैंने 4 ही लिखा है, मैं 5वां उनसे बोल दूँगा। तो इसका आपको बता दे रहे हैं कि इसका वाचन शिक्षण से उद्देश्य क्या होता है। बालकों के अच्छे उच्चारण और शब्दों उच्चारण होने चाहिए। हम इसलिए वाचन करवाते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चा जो है जो अक्षर हैं वर्णमालाओं के जो अक्षर हैं, तो वह अक्षरों को शुद्ध पढ़ पा रहा है कि नहीं, उसका शुद्ध उच्चारण कर पा रहा है कि नहीं। इस कारण हमें जो है ये देखने के लिए हम बच्चों से क्या करते हैं, वाचन कराते हैं और कराना चाहिए। और फिर जब वाचन अक्षरों का ज्ञान रहता है तो कुछ अक्षरों को मिला करके शब्द का निर्माण होता है। तो देखते कि आज जो शब्द का निर्माण हुआ है उस शब्द का भी उच्चारण उसके अंदर होना, क्योंकि जानते हैं कि 11 प्रकार के जो है उच्चारण स्थान बताए गए हैं, कंठ है, तालु है, मुक्ता है, दंत है, ओष्ठ है। हाँ, ये तमाम प्रकारों से जो एक जो शब्द बनता है वह अनेक प्रकार के उच्चारण स्थान से रहेंगे। तो उन अनेक उच्चारण स्थान के अक्षरों को एक ग्रुप में रखा जाता है, इसको हम शब्द कहते हैं। उनका सही उच्चारण, उस शब्द का सही उच्चारण कर पा रहा है नहीं, यह देखने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चों से वाचन करवाते हैं और करवाना चाहिए। ये पहला उद्देश्य है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता भी है, क्योंकि लेवल भी है तो आएगा निश्चित, ठीक है। और दूसरा है उनके स्वर में ऐसा आरोप तथा अवरोध होने चाहिए क्योंकि वह भाव के अनुकूल बोल सके। मतलब भाव के अनुकूल बोल सके, मतलब कि जो पद है, जहाँ नामा विराम चिन्ह है इत्यादि है, वह उसके अनुसार होकर भी बोल रही है। वाचन का मतलब ये है कि सरसरी निकाह से पढ़ते चले जाते, उन पे जो है क्या है, आरोप अवरोध जो नामा होता है, अच्छा होते हैं। आप बालक हाथ पीछे करते हैं, बालक हाथ अभी आगे बताएंगे, इसी चर्चा करेंगे बालक हाथ होता क्या है। वो बालक हाथों का उतार चढ़ाव उनका अगर है कि नहीं, सबको एक समय नहीं बोल रहे हैं, ये देखने के लिए हमें वाचन कराना चाहिए और बच्चे वाचन करते हैं। तीसरी पॉइंट है वाचन इतना प्रभावशाली हो कि वह श्रोता के मन को मुग्ध कर। देखिए, इसके वाचन के बारे में हम आपको बताएं कि इतनी बड़ी विशेषता है, इतना बड़ा उद्देश्य अध्यापक का होता है कि क्या होता है, मगर चूँकि कोर्स है, पढ़ाना है,
यदि कक्षा होती तो हम काफ़ी लेक्चर देते, मगर समय सीमित है। वाचन इतना प्रभावशाली है, मतलब कि बच्चे को ये देखना चाहिए कि यदि इसकी कलाई को पढ़ा रहे हैं, यदि बच्चा वाचन कर रहा है तो दूसरों के मन को मुग्ध कर रहा है कि नहीं, वह प्रभावशाली है कि नहीं। यदि प्रभावशाली नहीं है तो उससे हम योग्य वाचन, योग्य बच्चा नहीं समझेंगे, क्योंकि वाचन तो कर रहा है और जब तक प्रभाव न डाले किसी को, दूसरों को आकर्षित न करे अपने वाचन से, तो पढ़ाई का और उस वाचन का कोई तात्पर्य नहीं होता है। जैसे छोटा सा हम जैसे कि आपको जानते ही हैं कि जब हम आप लोग क्लास ले रहे थे तो हर सैटरडे को एक गेम करवाते थे, ठीक है। उस गेम में देखते थे कि जो उतार चढ़ बच्चे थे, गीत संगीत कराया था, पहला विषय था, उसमें देखा कि किसकी लय अच्छी है, किसका लय अच्छा नहीं है, उसके आधार पर नंबरिंग करते, ताकि जो है कि उसको लय जो पढ़ रहे थे, गीत संगीत कर रहे थे, वही एक तरह से वाचन है। और कुछ लोगों का वाचन इतना परफेक्ट होता कि सभी लोग शांत होकर कि इधर उधर की बातें जो करते थे शांत हो गई, उसके आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। तो इसको बोलते हैं मुग्ध, मन को प्रभावशाली ढंग से मुग्ध करना। अब कुछ लोग ऐसे थे, ऐसे गा देते थे ताकि अपना खोटा मोटा करते, कोई इस पर हंसी का पात्र बनते थे, हंसते थे, चूँकि नंबर करते थे, नंबर नहीं देता तो वो भी लोग नहीं गाते। तो इस ये जो है कि वाचन जो है कि हमारा हमेशा हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक। और अगर बालक वाचन सामग्री का भाव समझे तथा दूसरों को समझा सके। जो चीज़ हम वाचन कर रहे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को जानते हैं। छात्र जो पहले अध्यापक उसको पढ़ाता है, समझाता है, फिर उससे बात पूछता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब पूछता है तो अध्यापक के बाद एक शब्द का, एक अक्षर का भी ज्ञान देता है, नाम देता है, अर्थ ग्रहण करवाता है। और जब बच्चा उसे पुनरावृत्ति करता है, पुनः जो है बोलता है, तो वह चीज़ें जो है क्या करता है कि वह जानना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को वह समझा सके, ऐसा वाचन होना चाहिए। ये नहीं कि आप भाव समझ नहीं रहे हैं, भाव का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, आप बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। इससे क्या होती है, निंदा होती है उस व्यक्ति की जो वाचन करता है, और जो है समाज में हंसी का पात्र बन जाता है, ठीक। तो ये था हमारा वाचन शिक्षा के उद्देश्य। इस उद्देश्य को पूरा करके हम लोग क्या करते हैं, वाचन अच्छे से करवाते हैं। मन में झिझक न हो, मन में जो है झिझक ना हो, संकोच न हो, ऐसा हम करते हैं। तो ये वाचन, अब वाचन के प्रकार भी होते हैं। वाचन कैसे बता दें मित्रों कि वाचन के तो बहुत से प्रकार होते हैं, समझ लीजिएगा 10-12 प्रकार के वाचन करते हैं। यदि भाग के भाग होते हैं, मगर प्राइमरी स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, स्तर 1 के लिए जो है मात्र 2 ही जो है क्या होता है, मात्र 2 ही जो है मुख्यतः रूप से कर सकते हैं कि जो है वाचन के प्रकार है। एक है हमारा सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। देखिए सस्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे मौन लिखा है, आगे जोड़ दीजिएगा सस्वर वाचन, वाचन शब्द को जोड़ दीजिएगा, मौन लिखा है, मौन वाचन को जोड़ दीजिएगा। तो सस्वर वाचन और मौन वाचन, अब यहाँ पे सस्वर वाचन और मौन वाचन के बारे में पढ़ना है। तो सस्वर वाचन किसे कहते हैं? देखिए सस्वर अर्थ से, देखिए रटने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्द के अर्थ पे ध्यान दीजिए, कहीं नहीं भूलिए। सस्वर वाचन का मतलब स माने सहित, स्वर माने होता है स्वर सहित, स्वर सहित मतलब आवाज से, आवाज करके बोलना, स्वर सहित अर्थात आवाज करके बोलना, अर्थात जोर जोर से पढ़ना, हमारा सस्वर वाचन करना। और सस्वर वाचन क्यों कराया जाता है? प्रश्न बनता है कि सस्वर वाचन क्यों कराया जाता है? भाई आप मान लीजिए बीटीसी के छात्र हैं, तो आपको मैं खड़ा करवा करके सस्वर वाचन नहीं करा सकता, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, ठीक है। ये स्तर बनाया गया है। सीटेट में बहुत बार पूछा गया कि सस्वर वाचन किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होता है? तो ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। क्यों होता है? तो आपको बता दें कि सस्वर वाचन को जोर जोर से पढ़ना होता है, तीव्रता से पढ़ना होता है, ताकि उसके अंदर जो गलती तो नहीं है, संकोच तो नहीं है, इसलिए जो है सस्वर वाचन कराया जाता है, ठीक है। इसके मन की झिझक जो है दूर कर देगा, इसलिए सस्वर वाचन कराया जाता है। सस्वर वाचन में साथी से मैं एक स्टेप लिखा हूँ कि सस्वर वाचन से व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। सस्वर वाचन कराने से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास जागृत होता है। ये प्राथमिक स्तर की बात नहीं, उच्च स्तर की बात, आत्मविश्वास जागता है। जैसे आपको कहीं गोष्ठी में जाना है, भाषा
यदि यही चीज जैसे अब फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, जैसे कंपटीशन होता था तो जो आप आकर बोलते थे, जो गीत संगीत सुनाते थे, ये सस्वर वाचन करते थे आप, तो उसमें दिखते थे कि जो बच्चे कभी जो है ऐसे इस तरह का क्रियाकलाप नहीं किए हैं, आने के बाद मन में झिझक रहती थी, संकोच रहती थी, डर रहता था, हाथ पांव कांपता था, तो ये चीजें जो है सस्वर वाचन से खत्म होती है। आगे लिखा है तथा भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती। जो भाषा का प्रयोग है सब कुछ हमारे अंदर निहित होता है भाई, सब कुछ निहित होता है। यदि हम कभी भी मंच पे नहीं आए हैं, कभी कहीं स्टेज पे नहीं आए, कुछ कहे नहीं है, तो सारे भाषाओं की जो क्षमता होती है, सारा ज्ञान होता है, वो निकलती ही नहीं है मुझसे। इसलिए सस्वर वाचन का जो भाषा जो है कि भाषा प्रयोग की जो क्षमता होती है वो हमसे विकसित होती रहती है, वह जो अंदर रहती है वो भूली जाएगी। और जब तक हम सस्वर वाचन नहीं करेंगे वो भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित नहीं हो सकती। नेक्स्ट लिखा है कि उसका संकोच समाप्त होता है और नेतृत्व में गुणों का विकास होता है। अब बताएं संकोच दूर होता है। देखिए कुछ लोग बच्चे आने में झिझकते थे, धीरे धीरे सभी लोग आना शुरू कर दिए। जब हम ट्यूशन कराते थे तो सभी लोग धीरे धीरे आना शुरू करते थे, तो ये झिझक धीरे दूर होगी नहीं हुई। अब ये बच्चे कहीं भी कुछ बोलने के लिए समर्थ बोल सकते हैं, ये अपने कमेटी का नेतृत्व कर सकते हैं। अभी तो मन के लॉकडाउन के चलते जो है बड़ी समस्या हुई है। अभी आपका कैंप करने वाला था एनएसएस का, एनएसएस कैंप करता था, इसको क्या है 10 लोगों का आप लोगों का ग्रुप बनाया था, उसमें एक को नेतृत्व करने के रखा था, तो बताता है अपने टीम को कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, सारी चीज़ें वही है। इसमें अध्यापक की कोई भूमिका नहीं होती है, वो छात्र की भूमिका होती है। उसका जो अध्यक्ष बना देता है, वो अपने टीम को अपनी कमेटी को क्या करता है, संचालन करता है। तो जो सस्वर वाचन क्या होगा, जो बोलने में झिझक नहीं किया होगा वही नहीं कर सकता है। आप मुझे बताइएगा कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने मित्रों को कहने में कि बेटा ये करना है, ऐसे आपको ऐसा करना है, ये करना है, कहने में सब कुछ करेगा, सर्व करेगा, कहेंगे नहीं कहेंगे, कहेगा तो हटाना शुरू करना, कैसे हम इसे बोले नहीं इस करवा, ऐसी समस्याएं सामने आ जाती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें सस्वर वाचन कराया जाता है, सस्वर वाचन करना चाहिए। सस्वर वाचन का यही अर्थ है। मौन वाचन, मौन वाचन का अर्थ जानते ही हैं कि मौन का मतलब चुपचाप। देखिए लिखा है लिखित सामग्री को मन ही मन, लिखित सामग्री को मन ही मन क्या करता है, बिना ध्वनि की, बिना आवाज किए क्या करता है, चुपचाप पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। तो लिखित सामग्री कोई भी चीजें हैं आपकी, जैसे मानते हैं पुस्तक ही मानते हैं, जैसे आप नोट्स ही मानते हैं, उसको मौन वाचन करना है, आपको चुपचाप बोलना पड़ना है। तो चुपचाप का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी जो अंगों का विकास होता है उसको भी नहीं करना है। थोड़ा सा वोट है, पढ़ते समय नहीं हिलना चाहिए, उंगली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सुसुनाहट जिसे आप कहते हैं व्यवहारिक भाषा में सुसुनाहट, ये भी आवाज नहीं होनी चाहिए। तब ये मौन वाचन का पालन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रहे, मौन वाचन का प्रयोग नहीं कर रहे। कभी कुछ बच्चों होता है कि एक शब्द पढ़ते हैं तो अंगुलियों का प्रयोग हम पढ़ नहीं आप कैसे से उंगलियों को दर्शाते हैं, तो उस अंगुली को भी नहीं दर्शाना है, आपको वोट भी नहीं होनी चाहिए और जो है सुसुनाहट की आवाज नहीं होनी चाहिए। ऐसा वाचन करना ही हमारा क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। और मौन वाचन तो मान लीजिए हम यहाँ पे दो थे इसलिए बता दिए। अभी सस्वर वाचन के बारे में बताएंगे कि सस्वर वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे कि सस्वर वाचन के उद्देश्य क्या है, सस्वर वाचन के गुण क्या है, सस्वर वाचन के भेद क्या है। अभी सस्वर के बारे में पढ़ना है और मौन वाचन के बारे में भी नहीं पढ़ना है। आपको बता दें कि मौन वाचन जो है उच्च स्तर के लिए बहुत उपयोगी होती है। यहाँ तक एक लेखिका ने कही है कि जब बालक पैरों के बल चलना, इतनी महत्वता ने ध्यान सुनिएगा, जब बालक पैरों के बल चलना क्या होता है, सीख जाता है तो घुटनों के बल चलना छोड़ देता है। ये ध्यान से ये लेखिका ने कही है कि जिस प्रकार एक बालक ने क्या किया है, पैरों के बल चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल चलना छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार जब बालक मौन वाचन करना सीख जाता है तो सस्वर वाचन को क्या करता है, छोड़ देता है। ऐसा एक लेखिका ने कही है। तो मौन वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लाभ भी है, इसमें शक्ति कम लगती है, बहुत लाभ है इसे मतलब स्तर के अनुसार। ठीक है, मौन वाचन के बारे में हम बाद में क्या करेंगे, पहले हम सस्वर वाचन के उद्देश्य को कल बताएंगे, फिर गुण को बताएंगे, फिर भेद को बताएंगे, फिर इसके बाद जब जो है इस बार मौन वाचन के बारे में आपको प्रकार के बारे में बताएंगे। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद उतार चढ़ाव क्या है, पोएम सीखेंगे, पढ़ेंगे और बताएंगे किस तरह से कैसे उतार चढ़ाव किया जाता है, बलाघात क्या होती है, उस बलाघात के बारे में बताएंगे। और इससे पहले आप जो है कि
इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। और लॉकडाउन का समय चल रहा है और जितना अच्छा हो सके हम आप लोगों को रिजल्ट देने के प्रयास करेंगे, उतना ज्ञान देंगे ताकि क्लास का प्रभाव आपको करना पड़े। और दूसरी बात है कि आप मेरे साथ जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उससे आप भी मेहनत करें, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बिना मेहनत को आगे बढ़ा नहीं सकते। और दूसरी बात कि आप कम से कम लॉकडाउन में देखते हैं कि जानते हैं ना कि जितनी छूट मिलती है उतनी लापरवाही होती है। ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप लोग लापरवाही कर रहे होंगे, आप लोग मन से बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका एक टारगेट है कि अच्छे नंबर से पास होना है, आप भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। फिर भी ये कहेंगे कि सारे पेपर जितने होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि जितने भी सारे पेपर हैं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, मैथ हो, जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग क्या करिए, कम से कम 1 से लेकर 5 पार्ट तक पूरे बढ़िया नॉलेज रखिए, बढ़िया पूरे उसको रट जाइए, पूरा अभ्यास कर जाइए और आने वाली परीक्षाओं में 100% का रिजल्ट आएगा। और इससे बेसिक भी पूछता भी नहीं है और आगे पूछेगा भी, तो हम लोग तो सक्रिय हैं, चल ही रहे हैं, आप भी हमारे साथ लगे रहिए। धन्यवाद।